जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी रहा, आप सह प्रभारी वहां थे। पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करना चाह रहा हूं कि आपने मां गंगा के घाट पर हम एकदम नदी के अंदर ही बोट पे आपका जो इंटरव्यू रहा वो शानदार इंटरव्यू था आपका। आज जो आपने सवाल किया, देखिए उस समय भी मैंने कहा था कि चुनाव में मुद्दे बनते हैं। उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में मैं सह प्रभारी के नाते भी कह सकता हूं, चुनाव की दृष्टि से मुझे और भी काम दिए गए थे। जीएसटी की कॉन्फ्रेंस करो, व्यापारी सम्मेलन करो, उस दृष्टि से भी कह सकता हूं। कुछ सामाजिक समरसता के सम्मेलन किए थे मैंने, तो अलग अलग भागों में भी उत्तर प्रदेश में मैं गया। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, ये दो मुद्दे बन गए थे। डबल इंजन की सरकार, अगर मोदी जी की योजना है तो लागू कौन करेगा? तो योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो तो वो लागू कर सकता, अखिलेश जी लागू नहीं कर पाए। जैसे पीएम आवास योजना तो पहले आ गई थी, अखिलेश जी ने सोचा इससे तो मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे, जनता महरूम रह गई। योगी जी आए, 2 करोड़ से ज्यादा पीएम आवास बन गए। ये जो पीएम आवास पूरे देश में बन रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान है, इसमें महिला भी इंपावर्ड हुई, तो महिला सुरक्षित भी हुई और महिला इंपावर्ड भी हुई। तो महिलाओं का भी बड़ा योगदान इस चुनाव में मैं देख रहा था। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का बड़ा योगदान मैं इस चुनाव में देख रहा था कि वो मोदी जी के और योगी जी के साथ खड़ी थी। सर, जब हम चुनाव के लिए गए ग्राउंड जीरो पे, बहुत सारी जगह गए, तो वहां नाराज वोट बैंक, जैसे बीजेपी की सरकार है तो हम ये समझ रहे थे कि नाराज वोट बैंक समझ आ रहा है। पहला भाई जाट नाराज वोट बैंक था, फार्मर्स एजुटेशन हुआ, उसके अलावा ब्राह्मण नाराज वोट बैंक नजर आ रहा था, मौर्याज नाराज वोट बैंक था, फिर आया माइनॉरिटी मुस्लिम। पर मुस्लिम इस बार जो युवा मुस्लिम थे वो सपा से कहीं नाराज नजर आ रहे थे कि अखिलेश यादव ने हमारे लिए क्या किया। तो क्या, तो ये जो नाराज वोट बैंक उतने नाराज नहीं थे कि वोट काट सके, और आप लोगों ने इनको मैनेज कर लिया बेहतर तरीके से? नहीं, ऐसा नहीं था। मुद्दा बनता है ना चुनाव में। शुरू में अखिलेश जी के आप पूरे भाषण पढ़ो, अखिलेश जी अगर डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पे बात करते ना, उन्होंने नहीं करी, वो ध्रुवीकरण पे आए। वो जिन्ना साहब को, मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर आए इस चुनाव में। उन्होंने कहा सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना एक ही स्कूल में पढ़े थे। ये क्यों लाए? जानबूझ के लाए थे। उसके बाद उन्होंने देखा कि ओवैसी साहब आगे हैं, हमारे वोटों का ध्रुवीकरण कहीं टूट नहीं जाए, तो वो लाए। उन्होंने ध्रुवीकरण की और कोशिश की। हमने पूरे चुनाव को डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस की ओर ले गए। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार बड़ा नारा था। डबल इंजन की सरकार होगी तो गुड गवर्नेंस आएगा, मकान बनेंगे, आयुष्मान भारत हमें तेजी से मिलेगा, हमारे एक्सप्रेस हाईवे बनेंगे, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे। ये डबल इंजन की सरकार। और इस डबल इंजन की सरकार के नारे ने गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के आसपास ही चुनाव को रखा। मेघवाल साहब, बसपा एग्रेसिव थी नहीं ग्राउंड पे, और बसपा कहीं ना कहीं सच माने तो ना तो मायावती जी बाहर निकली, पूरा का पूरा वोट बैंक में से कुछ प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हुआ। और खुद बसपा भी ये सोच के बैठी थी कि अगर बीजेपी को सीटें कम होंगी तो हम मदद करेंगे, हमें 10 से 15 सीटें चाहिए। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा, और जिसमें आपका जाना भी एक बड़ा फैक्टर मानते हैं। देखिए, बसपा का वोट बैंक माना गया, जाटव समाज विशेष करके अनुसूचित जाति वर्ग में जाटव समाज को बसपा का वोट बैंक कई सालों से माना गया। मैं जाटव समाज की बस्तियों में भी गया, मैंने पाया और ये देखा कि, मैं फिर कह रहा हूं, भी इतने मकान किसके बन रहे हैं? बोला साहब हमारी बन रहे हैं। पीएम आवास नजर आ रहा था, आयुष्मान भारत का इलाज भी उनको मिल रहा था। तो उनको लगा कि मोदी जी की नीतियां ठीक है और योगी जी की क्रियान्विति का स्तर ठीक है। और मायावती जी ऐसा नहीं है कि चुनाव में नहीं थी, चुनाव में थी, 20 मीटिंगें की उन्होंने, लेकिन इन नीतियों के कारण वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, विशेष करके दलित वर्ग, बीजेपी की ओर आकर्षित हुआ। इसका लाभ हमें इस चुनाव में मिला। एक छोटा कमेंट आप कांग्रेस के लिए जानना चाहेंगे। प्रियंका गांधी ने लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ और तमाम चीजें की, और 100 रैलियां भी करी, उसके अलावा 305 वर्चुअल रैली मिलाकर टोटल किया उन्होंने, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं चुनाव में कहीं कांग्रेस को देख ही नहीं पा रहा था। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, नारा देने के बाद सम्मेलन भी किए, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस
जैसे मैं ठीक ही बोल रहा था उस समय भी, चौथे नंबर की पार्टी रहेगी या पांचवें नंबर की पार्टी रहेगी, इसके लिए ही चुनाव लड़ रही थी। ये नीतियां स्पष्ट नहीं थी, कोई बड़ा नेता जा नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस, जो कंफ्यूज्ड कांग्रेस रहती है, अभी कई दिनों से, कई सालों से हम देख रहे हैं, इसका ये आधार आपको नजर आ रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, कांग्रेस का आधार गिर रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं, वो कोई स्टैंड नहीं ले पाते। इतिहास आपने भी रचा और इतिहास अरविंद केजरीवाल ने भी, इसको कैसे देखते हैं, कितना खतरा है 2024 में? देखिए, जो मोदी जी की नीतियां हैं, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, इसके आधार पर ही 2024 का चुनाव आने वाला है। आपके अधिकतर पेपर और अधिकतर मीडिया के समाचार ये थे कि यूपी अगर जो जीत गया 2024 में वही जीतेगा। ये यूपी हम जीत रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज्ड है, लेकिन अगर आज कांग्रेस कहीं मजबूती से खड़ी है तो वो राजस्थान में है, उसको कैसे देखते हैं आप? चुनाव बस अगले 1 साल में है। कौन सी मजबूती जी? आप देखना, जो कल शांति धारीवाल जी जिस तरह से बोले, ये ऐसे बोलते हैं क्या सदन में कि बलात्कारी प्रदेश तो बना है नंबर 1? मंत्री बोल रहा है जी। वो तो मर्दों का देश है ना, प्रदेश है ना, और वहां महिला जो आपके मंत्री हैं वो भी हंस रहे हैं और कांग्रेस के लोग भी हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ऐसी कांग्रेस राजस्थान में भी डूबेगी, मुझे पक्का विश्वास है। तो ये है अर्जुन राम मेघवाल, जो कि राजस्थान के से सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, और जब जो टास्क उनके हाथ में दिया वो पुरजोर तरीके से निभाया। और खास तौर पे उत्तर प्रदेश, जहां पर चुनौती थी, जिम्मेदारी भी थी